हेलो फ्रेंड्स, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखने की सीरीज़ में आज हम देखेंगे एसक्यूएल डेटाबेस का वीडियो नंबर 2 या लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम देखेंगे कि हम कैसे जो है अपने एसक्यूएल डेटाबेस का स्कीमा डिफ़ाइन कर सकते हैं और फिर अपना इंसर्शन का जो ऑपरेशन है या क्रिएट का जो ऑपरेशन है, CRUD ऑपरेशन में से पहला ऑपरेशन, वो हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए आप देख सकते हैं मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन किया। यहाँ से आप जैसे एम्प्टी प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ से एम्प्टी एक्टिविटी, और आप यहाँ से लैंग्वेज जावा सेलेक्ट करके एप्लीकेशन का नाम कोई सेलेक्ट कर सकते हैं और फिनिश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक मेन एक्टिविटी है हमारे पास, उस एक्टिविटी के अंदर मैंने एक बटन लगाया हुआ इंसर्ट का, और 3 जो है हमारे पास एडिट टेक्स्ट है, एक स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट रोल नंबर और स्टूडेंट फ़ोन है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमारे पास गेट करेंगी और इन्हीं तीनों चीज़ों को हम इंसर्ट का ऑपरेशन इस पर परफॉर्म करेंगे और हमारे पास डेटाबेस में ये तीनों जो डेटा है, स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर और फ़ोन, ये हम स्टोर करके देखेंगे। ठीक है, तो मेन एक्टिविटी में जाते हैं। मेन एक्टिविटी में सबसे पहले तो मैंने रेफरेंसेस लिए हुए बटन इंसर्ट का और इनपुट नेम, रोल नंबर और फ़ोन का, तो आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया कि इस दफ़ा मैंने ये जो फाइंड व्यू बाय आईडी है, ये एक फंक्शन के अंदर फंक्शन बना के इनिट व्यूज़ का उसके अंदर ये जो है क्रिएट किए, और इनिट व्यूज़ का फंक्शन जो है वो मैंने सेट कंटेंट व्यू के फ़ौरन बाद कॉल किया, तो सारे के सारे जो हमारे पास व्यूज़ है वो इनिशियलाइज हो जाएंगे। बस इसको आप ऐसे करके यहाँ से कट करके यहाँ पर भी पेस्ट कर सकते हैं। इस फंक्शन को यूज़ ना भी करें तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन मैं कोड को थोड़ा सिंप्लीफाई रखना चाहता हूँ, तो इस वजह से मैंने एक फंक्शन बनाया। फिर मैंने बटन इंसर्ट को मैंने सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाया। उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इनपुट नेम से मैं नेम गेट कर रहा हूँ, फ़ोन से फ़ोन गेट कर रहा हूँ, रोल नंबर से रोल नंबर गेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम जैसे ही इसके साथ वर्क करते हैं एसक्यूएल के साथ, तो हमें कुछ जो है स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं। उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम यूज़ करते हैं। हम ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते कि एसक्यूएलाइट डेटाबेस और डेटाबेस इक्वल न्यू एसक्यूएलाइट डेटाबेस, ऐसे हम डायरेक्ट नहीं कर सकते एसक्यूएलाइट डेटाबेस। ठीक है, हम डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, हम इंटरफेस बना सकते, कर्सर फैक्ट्री का करप्शन एक्सेप्शन कर सकते हैं, लॉक्ड एक्सेप्शन कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते कि एसक्यूएलाइट डेटा बेस और ऐसे करके ऑब्जेक्ट बना ले। कोई ना कोई हमारे पास मेथड तो होना चाहिए। तो मेथड के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक क्लास होगी जो एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर को एक्सटेंड करेगी, और उसके अंदर हम अपना जो है सारा जो क्रिएशन का प्रोसेस है कि टेबल कैसे क्रिएट करना है, और अगर फ़र्ज़ करो टेबल हम चेंज कर लेते हैं तो डेटाबेस वर्जन चेंज करना पड़ेगा, और हम नया डेटाबेस अपग्रेड कैसे कर सकते हैं। तो वो काम हम किस में करते हैं, हम एक अलग क्लास बनाते हैं। तो मैं इसको हाइड कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक डेटाबेस के नाम से एक पैकेज बनाया, एक मॉडल के नाम से। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि न्यू और यहाँ पर जाके पैकेज आप बना सकते हैं। ठीक है, और पैकेज के अंदर अगर मैं मॉडल में जाता हूँ तो मॉडल में मैंने क्या किया कि एक स्टूडेंट का मॉडल बनाया है, एक क्लास बनाई है। उस क्लास के अंदर क्या है कि एक स्टूडेंट की आईडी है, स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट का फ़ोन है और स्टूडेंट का रोल नंबर है। ये जो 3 चीज़ें हैं, स्टूडेंट नेम, फ़ोन और रोल नंबर, ये तो हम गेट करेंगे यूज़र से, लेकिन जो स्टूडेंट आईडी है ये हम गेट नहीं करेंगे। ये यूनिक आईडी होगी हर स्टूडेंट की, जो डेटाबेस में एक एक स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए होगी। ये आप इंटीजर में भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने स्ट्रिंग में ली हुई है, क्योंकि हमारे पास ये ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है कि डेटाबेसेस में जो की हो एसक्यूएलाइट में या एसक्यूएल में, तो वो आपके पास स्ट्रिंग में होनी चाहिए। तो मैं इस वजह से इसको स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ। और फिर मैंने दो पैरामीटर्स पैरामीटर्स कह रहा हूँ, 2 कंस्ट्रक्टर्स बनाए, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज में मैंने नेम, रोल नंबर और फ़ोन तीनों के तीनों पास किए, और उसके अलावा हमारे पास गेटर सेटर्स है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास गेटर सेटर्स। तो ये हमारी मॉडल क्लास है जिसको हम यूज़ करते हुए एसक्यूएलाइट में डेटा इंसर्ट भी करेंगे और डेटा जो है रीड भी करेंगे इस क्लास को यूज़ करते हुए। उसके अलावा हमारे पास क्या है, तो हम वापस आ जाते हैं अपने डेटाबेस की क्लास पे कि डेटाबेस से डेटा रीड और इंसर्ट कैसे करना है, वो हम कैसे करेंगे। तो डेटाबेस का पैकेज जैसे ही मैं ओपन करता हूँ तो इसके अंदर मैंने 2 क्लासेस बनाई हुई है, एक डेटाबेस हेल्पर की और एक CRUD हेल्पर की। जो CRUD हेल्पर है इसके अंदर हम सारा काम करेंगे इंसर्शन डिलीशन का, इसके अंदर होगा इस CRUD हेल्पर की क्लास में। जो डेटाबेस क्रिएट करने का काम है वो डेटाबेस हेल्पर के अंदर होगा।
इसका सिर्फ मेन जो पर्पज़ होगा डेटाबेस हेल्पर का वो सिर्फ डेटाबेस क्रिएट करेगी, टेबल्स क्रिएट करेगी बस। बाकी जो इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन का काम है वो सारा का सारा CRUD हेल्पर की जो क्लास होगी इसके अंदर करेंगे। और ये नाम भी लाजमी नहीं कि आप डेटाबेस हेल्पर और CRUD हेल्पर रखें, आप इसके नाम अपने तरीके से कोई भी रख सकते हैं, ये इट्स अप टू यू। और दूसरा हमारे पास क्या है कि मैं इन सारों को क्लोज कर देता हूँ। दूसरा मैंने क्या किया, इसी डेटाबेस के पैकेज के अंदर एक सब पैकेज बनाया है, ऐसे करके मैंने न्यू और पैकेज बनाया है और उसको मैंने क्या किया, यूटिल्स का नाम दिया है। यूटिल्स के अंदर को अगर मैं ओपन करूं तो इसके अंदर मेरा टेबल इन्फो की एक क्लास है, ठीक है। ये भी मैंने खुद बनाई है, आप जो है अपने हिसाब से कोई भी नाम रख सकते हैं और इस तरह एक जावा की क्लास बना दें। इसके अंदर क्या किया कि इसके अंदर मैंने जो टेबल का स्ट्रक्चर होगा ना वो मैंने इसके अंदर रखा हुआ है। ये मैंने इसके अंदर क्यों रखा हुआ है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि डेटाबेस हेल्पर की क्लास यहाँ पर हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो डेटाबेस अगर हम क्रिएट करेंगे तो टेबल भी यहाँ पर क्रिएट होगा, तो टेबल यहाँ क्रिएट होगा, तो टेबल इन्फो की क्लास में आपने ये सारा डेटा क्यों रखा, आप ये भी कह सकते हैं। तो मैंने ये इसलिए ऐसे रखा है ताकि वहाँ पर मैं सिर्फ टेबल नाम, टेबल का नेम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 ऐसे यूज़ करूँ और सारा का सारा डेटा जो है वो मुझे दोबारा से लिखना ना पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे क्रिएट की क्यूरी 2 बार कॉल करनी है, तो मुझे ये सारा क्रिएट का टेबल और आगे टेबल का नाम, प्राइमरी की, ये सारा कुछ मुझे 2 दफ़ा लिखना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं इसको एक जगह पर रख लूँ, जैसे टेबल इन्फो की क्लास है और मैं डायरेक्ट करूँगा टेबल इन्फो डॉट क्रिएट टेबल क्यूरी, तो क्रिएट हो जाएगा। ड्रॉप टेबल क्यूरी तो ड्रॉप हो जाएगा। सेलेक्ट ऑल की क्यूरी भी हम एक अगली वीडियो में करेंगे, तो वो मैं यहाँ पर इसी टेबल के अंदर, टेबल इन्फो क्लास के अंदर यहाँ पर डिफाइन करूँगा और इधर से ही आप एक ही दफ़ा, मतलब एक दफ़ा लिखेंगे तो आपके पास वो क्यूरी ऑपरेट होना शुरू हो जाएगी या एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप बार बार ताकि टाइप ना करें, तो इस वजह से आप भी ऐसा करें कि आप यूटिल्स का एक पैकेज बनाएं। यूटिल्स लाजमी नहीं है, नाम आप कोई भी दे सकते हैं, लेकिन एक पैकेज बना के उसके अंदर जावा की क्लास और उसके सारा जो टेबल का स्कीमा है या जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे आप लिख सकते हैं। तो इसमें क्रिएट का क्यूरी है, तो क्रिएट टेबल की क्यूरी आपको पता है एसक्यूएल में हम लिखते हैं क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम होता है, तो टेबल का नाम यहाँ से आप देख सकते हैं, टॉप पे मैंने स्टूडेंट्स रखा हुआ है। फिर आगे हम ये पैरेंथेसिस लगाते हैं, जैसे ये आप इस कमेंट में देख सकते हैं कि कमेंट में हमारे पास सिंटैक्स ये होता है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, और फिर हम कॉलम का नाम पास करते हैं। तो इस जगह पे कॉलम 1, उसके कॉलम 1 के असल जो वैल्यू है वो क्या है, std_id, तो स्टूडेंट आईडी, तो स्टूडेंट आईडी होगी। और जो आईडी है वो मैं टेक्स्ट रखना चाहता हूँ, इंटीजर नहीं, तो मैं टेक्स्ट रख लूँगा। जो स्ट्रिंग है वो हमारे पास एसक्यूएल में मैप होता है इससे, टेक्स्ट से, और जो इंटीजर वैल्यू होती है वो हमारे पास इंटीजर ही होती है। जो फ्लोट होती है वो हमारे पास यहाँ पर रियल से मैप होती है। अगर आप फ्लोट वैल्यू यूज़ करते हो ना अपनी क्लास में, तो आप इसको यहाँ पर इंटीजर के बजाय, फ्लोट के बजाय आप इसको रियल रखोगे, ठीक है। इसके अलावा मैंने प्राइमरी की रखा हुआ है, इसका नाम क्योंकि मैं इसको प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ, std_id को। उसके अलावा कॉमा लगा के स्टूडेंट नेम होता है, उसको मैंने नेचर बता दिया कि किस टाइप का है, टेक्स्ट टाइप का, क्योंकि स्ट्रिंग कंटेन करेगा। स्टूडेंट रोल नंबर है वो इंटीजर होगा हमारे पास 1 2 3 में, तो इसलिए मैंने इंटीजर कह दिया। स्टूडेंट फ़ोन है वो मैंने टेक्स्ट कह दिया, आप उस नंबर भी कर सकते हो, जैसे इंटीजर लॉन्ग भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये इट्स अप टू यू। तो ये जो क्रिएट की टेबल की क्यूरी है ये आपके पास टेबल क्रिएट करने के लिए आएगी काम। और ये जो ड्रॉप टेबल क्यूरी है, ये अगर आप फ़र्ज़ करो डेटाबेस का टेबल का स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हो कल को, मतलब आप एक नया एट्रीब्यूट यहाँ ऐड कर देते हो, तो आप जो पुराना टेबल है उसको डिलीट करोगे पहले, फिर आप नया टेबल इसमें इंसर्ट करोगे। तो आप ये ड्रॉप टेबल इफ़ एग्जिस्ट का जो क्यूरी है ये आप तब वो जो इसको ऑपरेट है करोगे या एग्जीक्यूट करोगे। तो मैं चाहता हूँ डेटाबेस हेल्पर की क्लास पे, तो डेटाबेस हेल्पर की क्लास जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि आप क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे SQLite ओपन हेल्पर की क्लास से, और जैसे ही आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो आपके पास एरर आएगा, क्योंकि इसके 2 मेथड्स है जो कि ऑन क्रिएट है और ऑन अपग्रेड है, वो आपको जो है इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। जैसे ही हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो मज़ीद एरर आ रहा है, तो मज़ीद एरर किसका आएगा, कंस्ट्रक्टर का आएगा। तो कंस्ट्रक्टर भी मुझे इन तीनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर भी मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। अब ये जो इतना लंबा कंस्ट्रक्टर है ये मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, मैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू सिर्फ कॉन्टेक्स्ट पास करूँगा, ये जो बाकी चीज़ें हैं ये मैं अपनी यहाँ से इसी क्लास के अंदर से पास करूँगा।
ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, ये आप भी इसी तरह ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि डेटाबेस का नाम आप बार बार पास नहीं करना है। डेटाबेस का नाम तो आप एक ही दफ़ा यहाँ पर डिफाइन करेंगे, तो आप इसको पास कर देंगे तो डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह ये जो कर्सर फैक्ट्री है, ये क्या चीज़ है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। जो डेटाबेस का वर्जन है ये भी आप बार बार पास नहीं करते, एक ही दफ़ा पास करते हैं और आपके पास वो जो वर्जन है वो तब तक एक ही चलता रहता है जब तक आप इसको खुद चेंज ना करें। तो यहाँ पर मैं ये जो चीज़ें हैं जैसे डेटाबेस का नाम और डेटाबेस का वर्जन मैं यहाँ पर ही डिफ़ाइन कर लूँगा। तो मैं इसको कह दूँगा पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग और इसको मैं कह दूँगा DB_name, तो डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम आप आपकी मर्ज़ी, आप जो भी रखें। मैं रख देता हूँ स्टूडेंट्स DB, ठीक है, स्टूडेंट्स डेटाबेस मैंने नाम रख दिया। इसी तरीके से पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट, क्योंकि जो डेटाबेस का वर्जन होता है वो हमारे पास इंटीजर्स में होता है, तो मैं इसको DB_वर्जन ऐसे लिख दूंगा और इनिशियली इसका वर्जन मैं रख देता हूँ 1, ठीक है। तो डेटाबेस नेम के बजाय मैं यहाँ पर DB नेम लिख दूंगा और वर्जन के बजाय मैं यहाँ पर लिखूँगा DB_वर्जन, ठीक है। लेकिन फैक्ट्री का क्या किया जाए, फैक्ट्री बेसिकली होती क्या है कि जब आप डेटाबेस से SQLite से डेटा रीड करते तो ये इन द फॉर्म ऑफ कर्सर ऑब्जेक्ट होता है आपके पास, उसके फॉर्म में आपको डेटा मिलता है रीड करने को, और उसी कर्सर को आप हैंडल करते हैं, मैप करते हैं अपने डेटाबेस के साथ और आप मॉडल क्लास के थ्रू उसको डेटा को वापस कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे कर्सर फैक्ट्री में ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए डेटाबेस से, मुझे अपनी एक कस्टम जो है एक फैक्ट्री बनानी है, उसके थ्रू मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वो फैक्ट्री आप यहाँ पर पास कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ये बैड अप्रोच है, इस वजह से आप इतनी कोडिंग क्यों करें। जब आपको एक बना बनाया कर्सर ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो आप इसको नल पास कर दें और 99% आपको ये नल ही मिलेगा, किसी भी डेटाबेस के साथ आप इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, ठीक है। तो ये नल हो गया, तो हमारे पास एरर्स तो रिमूव हो गए, इसका कंस्ट्रक्टर भी पूरा हो गया। अब क्रिएट का जो मेथड है इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मुझे SQLite डेटाबेस का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर मिल रहा है, जो डेटाबेस इसके थ्रू मुझे मिलेगा ना ये कंस्ट्रक्टर कॉल करते हुए, तो वो कंस्ट्रक्टर जैसे ही कॉल होगा तो ये सुपर को, मतलब इस SQLite ओपन हेल्पर को, ये वाली जो क्लास है अपना कॉन्टेक्स्ट जो आया है इसको, डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का वर्जन और फैक्ट्री जो कि नल है, ये सारा पास कर देगी। जैसे ही पास करेगी तो SQLite ओपन हेल्पर मेरे लिए ऑन क्रिएट का मेथड कॉल करके मुझे एक SQLite डेटाबेस का ऑब्जेक्ट देगी साथ। तो मैं उसके साथ क्या कॉल करूँगा, SQLite डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट SQL जैसे ही मैं कॉल करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर मैं करूँगा क्या, यहाँ पर अगर जो मैं टेबल बनाना चाहता हूँ तो वो टेबल बनाने की जो क्यूरी है यहाँ पर मैं पास करूँगा। कंट्रोल पी करके अगर मैं बताऊँ तो इसका कंस्ट्रक्टर क्या है कि इसका जो आर्गुमेंट है वो क्या है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो कि SQL की क्यूरी है। दूसरा जो आर्गुमेंट है वो ऑप्शनल है, आप आर्गुमेंट्स देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते वो इट्स अप टू यू, लेकिन सिंपल हम इधर क्यूरी पास करेंगे अपनी क्रिएट की, तो हमारा टेबल जो है यहाँ से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो टेबल क्रिएट करने की जो क्यूरी है वो मैं कैसे करूँगा, मैंने ऑलरेडी टेबल इन्फो के अंदर ये क्रिएट टेबल की जो क्यूरी है बनाई हुई है और ये स्टैटिक है, तो इसको मतलब क्या है कि मैं टेबल इन्फो डॉट करके इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो डेटाबेस हेल्पर की क्लास में मैं करूँगा टेबल इन्फो डॉट क्रिएट टेबल क्यूरी, तो सारी की सारी क्यूरी मेरे पास एक लाइन में रन हो गई। अगर मैं यहाँ पर ये ना बनाता तो ये सारा कुछ मुझे स्ट्रिंग में पहले इधर बनाना पड़ता, कॉपी करके यहाँ पर स्ट्रिंग में, और वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो है मुझे पास करना पड़ता। काम तो बेसिकली वही कर रहा हूँ दोबारा ही, लेकिन कोड जो है हमारा क्लीन हो जाता है इससे और रीडेबिलिटी आसान हो जाती है। और इस वक्त मैं क्या करना चाहता हूँ, एक log.d शो करना चाहता हूँ। log.d से क्या होता है कि आपको यहाँ पर लॉग्स में अगर मिसाल के तौर पर आप डिबग करने जाते हैं ना, तो आपके पास यहाँ पर इधर देखने को मिलता है मैसेज, वो मैसेज जो आप यहाँ पर लॉग में जो है लिखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा टेबल क्रिएट हो जाए तो मुझे यहाँ पर लॉग्स में शो हो जाए कि आपका टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। तो की देनी पड़ेगी, टैग देना पड़ता है, तो की देने के लिए मैं लिख देता हूँ MyDB, बस वैसे ही मैं कोई भी की दे सकता हूँ, और मैं यहाँ लिखूँगा टेबल क्रिएटेड, ये मैंने लिख दिया अपना मैसेज। अब बारी आती है ऑन अपग्रेड की। ऑन अपग्रेड कब कॉल होता है, ऑन अपग्रेड जैसे मैंने कहा कि आप अगर फ़र्ज़ करो कल को अपना टेबल जो है चेंज कर लेते हैं, यहाँ से टेबल इन्फो में सारा डेटा चेंज कर लेते हैं, टेबल आईडी चेंज कर लेते हैं या नेम, तो अगर आप
अगर आप चेंज कर लेते टेबल को, अपनी स्कीमा को चेंज कर लेते, तो आपको डेटाबेस का जो वर्जन है वो भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये वाला जो मेथड है ये तब कॉल होता है जब ये डेटाबेस का वर्जन चेंज हो जाए। तो डेटाबेस का वर्जन 1 है तो ये वाला कॉल फर्स्ट टाइम नहीं होगा। डेटाबेस का वर्जन अगर 2 है तो ये चेंज हो गया है, तो इसको जैसे ही डेटाबेस वर्जन चेंज मिलेगा तो ऑटोमेटिकली ये ऑन अपग्रेड को भी साथ कॉल कर देगा। और जो ओल्ड डेटा है वो मैं डिलीट करूँगा, जो ओल्ड टेबल है, तो दोबारा मुझे आप देख सकते हैं यहाँ पर SQLite डेटाबेस का ऑब्जेक्ट मिल रहा है साथ। तो मैं लिखूँगा SQLite डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट SQL, ठीक है, वही स्टेटमेंट है जो मैंने क्रिएशन के लिए की थी। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, ड्रॉप टेबल के लिए। क्यों? क्योंकि जब मैं अपग्रेड करता हूँ तो जो पुराना टेबल है वो मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, टेबल इन्फो डॉट ड्रॉप टेबल क्यूरी। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ये आप देख सकते हैं जो पुराना टेबल होगा स्टूडेंट्स का वो डिलीट हो जाएगा, और नए सिरे से मैं एक टेबल भी तो बनाना चाहता हूँ। जैसे ही ये डिलीट हो जाए तो मैं दोबारा से करूँगा SQLite डेटाबेस, SQLite डेटाबेस कह रहा हूँ, मुझे ऑन क्रिएट दोबारा कॉल करना पड़ेगा, ये जो ऑन क्रिएट है, और इसके अंदर मुझे दोबारा से SQL का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट मैं कैसे पास करूँगा, मुझे यहाँ पर मिल चुका है, तो मैं यहाँ से सिंपल SQLite डेटाबेस पास कर दूँगा। तो जैसे ही टेबल पुराना वाला डिलीट हो जाएगा, नया टेबल दोबारा से ऑन क्रिएट को कॉल करके नया टेबल मेरे लिए बना देगा और टेबल क्रिएटेड का मैसेज प्रिंट हो जाएगा। दोबारा बता देता हूँ, ये जो ऑन अपग्रेड है ये तब कॉल होगा जब डेटाबेस का वर्जन चेंज होगा। फर्स्ट टाइम आपके पास ये कॉल नहीं होगा, जैसे ही आप वर्जन चेंज करेंगे तब ये जाके कॉल होता है, ठीक है। तो ये हो गया, इधर से हमारा जितना भी काम था डेटाबेस हेल्पर का वो हमारे पास कंप्लीट हो गया। ये मैं क्लोज कर लेता हूँ, टेबल इन्फो का भी ख़त्म हो गया। अब हमारे पास CRUD हेल्पर का काम आता है, ठीक है। CRUD हेल्पर के अंदर हम पहले तो मैं आपको कुछ मेंबर वेरिएबल्स इसके बताऊंगा जो कि हमने एज इट इज पास कर देना है, फिर मैं आपको इसका पर्पस बताता हूँ। एक हम कंटेक्स्ट पास करेंगे, एक हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपनी इसी डेटाबेस हेल्पर की क्लास का जो अभी हमने बनाया है। तो डेटाबेस हेल्पर जो हमने अपनी क्लास बनाई है उसका नाम आप कोई भी दे सकते हैं, मैंने डेटाबेस हेल्पर ही नाम दे दिए, ठीक है। और एक हम बनाएंगे SQL डेटाबेस का ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये 3 ऑब्जेक्ट आपने बना लेने। आपने इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाना है और आपने सिर्फ उसमें कॉन्टेक्स्ट पास करना है। कॉन्टेक्स्ट पास करने के बाद आप दिस डॉट डेटाबेस हेल्पर, ये जो डेटाबेस हेल्पर है आपने ये गेट करना है और इसको इनिशियलाइज करना है यहाँ पर न्यू डेटाबेस हेल्पर। और इस डेटाबेस हेल्पर की क्लास ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है, ये कौन सी क्लास है जो हमने कस्टम क्लास बनाई है। इसके कंस्ट्रक्टर को हम क्या पास करते हैं, कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी हमने पास किया हुआ है अपनी इस CRUD हेल्पर की क्लास को भी। तो यही वाला कॉन्टेक्स्ट मैं इधर पास कर दूंगा। अभी आप मेरे साथ ये इसी तरह स्टेप्स को फॉलो करते जाएं, थोड़ी देर में आपको मैं समझा देता हूँ कि हम ये जो क्लास है CRUD हेल्पर ये क्यों ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। फिलहाल आप इसी तरह मेरे साथ चलते जाए। तो SQLite डेटाबेस को भी हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे तो नहीं कर सकते, न्यू SQLite डेटाबेस ऐसे नहीं कर सकते। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम इनिशियलाइज करेंगे अपनी ही डेटा हेल्पर की क्लास से, सॉरी न्यू नहीं आएगा, डेटा हेल्पर की क्लास के गेट राइटेबल डेटाबेस लेके। मतलब ये जो SQLite डेटाबेस है ये क्या हो जाएगा, ये इनिशियलाइज हो जाएगा किससे, डेटाबेस हेल्पर जो हमने यहाँ पर क्रिएट किए उससे राइटेबल डेटाबेस लेके। मतलब इसके ऊपर हम राइट का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकेंगे, वो वाला डेटाबेस हमने ले लिया। जब ये ले लिया फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इंसर्शन, डिलीशन, क्रिएशन और सारे जो क्यूरीज है ना वो यहाँ पर हम रन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पर मैं एक चीज़ एक और कर देता हूँ। आप देखें, आप ये जो मेन एक्टिविटी है, जैसे ही मेन एक्टिविटी में आता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ फर्स्ट टाइम के लिए, ठीक है। फर्स्ट टाइम मैं टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ, एप्लीकेशन रन कर देता हूँ। तो एक्टिविटी का ऑन क्रिएट मेथड जब कॉल होगा तो वो डेटाबेस का रेफरेंस मुझे दे देगा, लेकिन ऐसे ही नहीं देगा मैं जब तक मैं यहाँ पर डेटाबेस का इस क्लास का ऑब्जेक्ट ना बना लूँ, डेटाबेस हेल्पर का ऑब्जेक्ट ना बना लूँ, तो मुझे मेन एक्टिविटी के अंदर रेफरेंस नहीं मिलेगा। तो मैं इसका ऑब्जेक्ट, ये जो डेटाबेस हेल्पर का ऑब्जेक्ट है यहाँ पर बनाऊंगा मेन एक्टिविटी में, तो तब मुझे जो है राइटेबल डेटाबेस या रीडेबल डेटाबेस का जो है रेफरेंस मिलेगा और तब मैं डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है या मेरी जो एक्टिविटी है वो बैकग्राउंड में चली जाती है, मिसाल के तौर पर मैंने कोई दूसरी एप्लीकेशन खोल दी है,
तो हमारा जो डेटाबेस है, हमारा जो डेटाबेस का हमें रेफरेंस मिला था वो हमारे पास उसी तरह ही वर्क करेगा बैकग्राउंड में भी। तो हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही हमारी मेन एक्टिविटी जो है वो फोरग्राउंड में आए, मतलब सामने आए, तो तब ये डेटाबेस का रेफरेंस काम करे। जैसे ही हमारी जो एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड में चली जाए तो ये एक अच्छी अप्रोच है कि हम जो डेटाबेस का हमने पाथ लिया था या रेफरेंस लिया था उसको हम क्लोज कर दें। तो उस पर्पज़ के लिए मैं जो CRUD हेल्पर है इसके अंदर दो मेथड्स और डिफाइन करूँगा। एक ओपन का जो कि डेटाबेस ओपन करके देगा मुझे, एक होगा क्लोज का जो डेटाबेस क्लोज करके देगा जैसे ही एक्टिविटी से हम इधर उधर शिफ्ट हो जाए, मतलब किसी और एक्टिविटी में चले जाए या बैकग्राउंड में चले जाए। तो मैं यहाँ लिखूँगा पब्लिक वॉइड ओपन डेटाबेस। इसका काम क्या होगा, ये मुझे डेटाबेस ओपन करके देगा और इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, ये वाली लाइन मैं दोबारा से एज इट इज़ लिखूँगा, ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये ऐसे करके मुझे मिल जाएगा, मतलब SQL डेटाबेस जो है वो मुझे राइटेबल फॉर्म में मिल जाए जैसे ही मैं ओपन डेटाबेस करूँ। और एक और मेथड होगा पब्लिक वॉइड क्लोज डेटाबेस का, और उसका काम क्या होगा कि ये जो डेटाबेस का SQL डेटाबेस का ऑब्जेक्ट मुझे मिला है इसको मैं क्लोज कर दूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो SQL का ऑब्जेक्ट होगा वो मेमोरी उसके लिए जो मिली हुई थी वो मेमोरी लीक नहीं रहेगा और वो क्लोज हो जाएगा जब हम एप्लीकेशन को क्लोज कर दें या एप्लीकेशन को किसी और एक्टिविटी पर ले जाए। तो इस एक्टिविटी के साथ उसका जो रेफरेंस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अगली के लिए बन जाएगा। तो ये मैंने इस पर्पज़ के लिए ओपन और क्लोज डेटाबेस का जो मेथड है वो कॉल किया, ठीक है। ये हो गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, अब मैं मेन एक्टिविटी में जाता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा है कि अगर मैं डेटाबेस को बनाना चाहता हूँ कि डेटाबेस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ये एक डेटाबेस हेल्पर का। लेकिन इसका ऑब्जेक्ट मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाता है अगर मैं CRUD हेल्पर का ऑब्जेक्ट बना लूँ। क्यों? क्योंकि CRUD हेल्पर के अंदर ये देखिए, आप देख सकते डेटाबेस हेल्पर का ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिल रहा है। तो मैं क्यों ना CRUD हेल्पर का ही ऑब्जेक्ट बनाऊँ और उसके साथ मुझे काम करना है, ओपन करके क्लोज करके डेटाबेस ओपन करना है, क्लोज करना है या रीड राइट करना है, तो मुझे इसी से हेल्प लेनी है जो CRUD हेल्पर है। तो डेटाबेस हेल्पर जो है वो ऑटोमेटिकली मुझे मिल जाता है यहाँ पर इसके कंस्ट्रक्टर में ही, अगर मैं CRUD हेल्पर को यूज़ करूँ तो मैं CRUD हेल्पर का जो है ऑब्जेक्ट बना लूँगा प्राइवेट और CRUD हेल्पर, और इसको मैं नाम आप कोई भी दे सकते हैं, मैं CRUD हेल्पर ही कह देता हूँ। और जैसे ही मेरे ये इनिशियलाइज व्यूज़ इनिशियलाइज हो जाए तो मैं इसको इनिशियलाइज कर दूँ साथ न्यू CRUD हेल्पर। और आप देख सकते हैं CRUD हेल्पर को हम क्या पास करते हैं, इसके पैरामीटर में भी हम इसके कंस्ट्रक्टर में हम सिर्फ जो है कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं। तो दिस या मेन एक्टिविटी डॉट दिस ये हम पास कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास काम। अब मैं सिंपल करूँगा CRUD हेल्पर डॉट ओपन डेटाबेस, तो बस डेटाबेस ओपन हो गया हमारे पास। इसके साथ हम रीड राइट का ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हम करना चाहें वो हम कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही एक्टिविटी या पॉज स्टेट में चली जाए, ठीक है, या डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उस केस में हम ये जो CRUD हेल्पर है इसको क्लोज भी करना चाहते हैं। तो मैं ऑन पॉज के मेथड को ओवरराइड कर दूंगा ऑन पॉज। तो ऑन पॉज जो है हमारे पास एक्टिविटी लाइफ साइकिल का मेथड है। ये भी मैंने इसी सीरीज़ में एक्टिविटी लाइफ साइकिल को डिटेल से डिस्कस किया है, हर मेथड को मैंने किया हुआ है डिस्कस, तो उसको आप देख सकते हैं एक नज़र। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो CRUD हेल्पर है उसको मैं क्लोज कर दूँगा, सॉरी क्लोज डेटाबेस। ये वो मेथड है जो मैंने CRUD हेल्पर की क्लास में आप देख सकते हैं, ये ओपन वाला और क्लोज वाला दोनों मेथड मैंने डिफाइन किए हुए। तो अगर मैं अब एक दफ़ा अपनी एप्लीकेशन को रन कर दूं और लॉग कैट को ओपन करूं यहाँ पर, और की जो है 1 मिनट की ये वाली मैं दे दूं MyDB, तो जैसे मैं एप्लीकेशन को रन करूंगा तो MyDB की वजह से ये टेबल अगर क्रिएट हो जाता है तो मुझे यहाँ पर टेबल क्रिएटेड का मैसेज मिल जाएगा, और अगर कोई एरर आता है तो फिर भी देखते हैं। तो चले मैं अपनी एप्लीकेशन को रन कर लेता हूँ कि हमारा टेबल वगैरह बन जाता है या नहीं बनता, या डेटाबेस काम कर रहा है कि नहीं। अभी हमने इसमें इंसर्शन का काम नहीं किया, हमने सिर्फ इसमें क्या किया है कि हमने इसमें सिर्फ टेबल को क्रिएट करना है या डेटाबेस को क्रिएट करना है, तो कैसे कर सकते हैं ये हमने देखा है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो रन हो चुकी है, और ये जो लॉग है आप इसको देख सकते हैं डिबग में MyDB के टैग के साथ टेबल क्रिएटेड का जो मैसेज है वो यहाँ पर शो हो रहा है। अब आप
इसको अगर दोबारा रन करें इस एप्लीकेशन को, तो आप इधर से दोबारा रन करते हैं तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो कि आपने नोट करनी है कि जैसे ही आप दोबारा इसको कॉल करेंगे, इसको रन करेंगे, तो आपके पास ये जो ऑन क्रिएट का ये जो मेथड है ये दोबारा कॉल नहीं होगा और ना अपग्रेड का मेथड कॉल होगा। अपग्रेड का तो तभी होगा जब वर्जन चेंज होगा, लेकिन ऑन क्रिएट जो है वो वन टाइम कॉल होता है जब हमारा डेटाबेस बनने जा रहा होता है। तो आप देख सकते हैं दोबारा हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, लेकिन हमारे पास MyDB के नाम से कोई वो टैग शो नहीं हो रहा। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं इसको यहाँ से डेटाबेस का वर्जन चेंज कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या होगा, अगर मैं एप्लीकेशन को रन करूँगा तो एक्सपेक्टेड क्या है कि पहले हमारे पास ये ऑन अपग्रेड कॉल होगा, जो ओल्ड डेटा होगा उसको डिलीट करेगा, फिर ऑन क्रिएट कॉल करके हमारे पास ये वाला जो लॉग है ये प्रिंट करेगा। तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर जो है आपके पास इधर मैं पेस्ट कर लेता हूँ पहले इसको, और इसको मैं कहूँगा टेबल ड्रॉप्ड। ठीक है, ड्रॉप्ड मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैं पहले डेटाबेस को ड्रॉप करूँगा, क्योंकि क्या होगा कि हमारे पास जो डेटाबेस का वर्जन है वो चेंज हो चुका है। तो ऑन अपग्रेड पहले कॉल होगा तो टेबल पहले ड्रॉप होगा, फिर उसके बाद ऑन क्रिएट कॉल होकर टेबल दोबारा से क्रिएट होगा नए सिरे से, और ये प्रोसेस जो है सिर्फ वन टाइम होगा। तो मैं दोबारा रन कर देता हूँ। देख सकते हैं आप हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। पहले हमारे पास टेबल ड्रॉप का मैसेज आया है, फिर टेबल क्रिएटेड का मैसेज आया है। ड्रॉप का पहले क्यों आया, क्योंकि ऑन अपग्रेड जैसे मैंने आपको कहा डेटाबेस का वर्जन जब तक चेंज नहीं होता तो आपके पास ऑन अपग्रेड का मेथड कॉल नहीं होता। तो मैंने डेटाबेस का वर्जन 1 से 2 किया तो आपके पास ऑन अपग्रेड का मेथड पहले कॉल हुआ, फिर ऑन क्रिएट का मेथड ऑन अपग्रेड के अंदर ही दोबारा रिकॉल हो जाता है और टेबल क्रिएट की क्यूरी रन होकर हमारे पास टेबल क्रिएटेड का मैसेज डिस्प्ले हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास जितना भी वर्क था वो हमने कर लिया। नेक्स्ट वीडियो से में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस पर जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट कर लेंगे। इंसर्ट की क्यूरी पहले रन करेंगे, फिर रीड की, फिर अपडेट की और फिर डिलीट की। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।